नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक को लेकर, जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां में जैसे कि सभी बैंक्स का कामकाज करती हैं, वैसे भी इनका भी वैसे ही रोल रहा है जो कि अदर कंपनी क्या करती है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड। इसमें चर्चा का विषय ये रहा, जो पिछले आप चार्ट को देखेंगे तो जो इनकी सपोर्टिंग लेवल थी वो लगातार घिसकती जा रही, केवल और केवल घिसकती जा रही है। क्या लगता है, इसके निवेशकों का पैसा डूबता जा रहा है या निवेशक अपनी प्रॉफिट बुकिंग लेके निकल रहे हैं? आखिर कोई ना कोई खरीद रहा है, किस भाव से ले रहा है, और क्या इसकी डिमांड आने वाले समय को लेकर हो सकती है, जो कि एक लगातार ट्रेंडिंग वे में गिरावट के कंपनी है इंडस इंडियन बैंक की तौर पे इसको देखा गया। कंपनी 1994 में बनाई गई थी इस बैंक को, इंडसइंड बैंक्स लिमिटेड के नाम से। कमर्शियल बैंक अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से कामकाज करती रही, कहती रेंज ऑफ द बैंकिंग प्रोडक्ट, और जैसे बाकी कंपनियां रही वैसे ही बैंकिंग सेक्टर की ये भी कंपनियां रहा। बुक वैल्यू काफी बेटर कहता है, 808 807 रुपए के आसपास कहती है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू से ये लगातार घिसकती जा रही है। मतलब मार्केट में निवेशकों का मूड नहीं कहता क्या। ये ऐसी बात तो नहीं कि कोई ना कोई भर के खरीद रहा है और आने वाले समय में दोबारा मार्केट ऊंचाइयों पे जा सकता है। जहाँ पे सवाल है, इस कंपनी में इंट्रिंसिक वैल्यू से क्या है, अभी भी अंडर वैल्यूड की फिल्में आती है, जहां मार्केट कैप करीब 82,000 करोड़ से ज्यादा की आंकड़ा दिलाती है। आरओई और आरओसी करीब 15% से 7% की दिशा दिखाती है। कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी से द नियर अबाउट कहती है सेम है, उसमें बहुत बड़ा हेरफेर नहीं है, मतलब फेर बदल नहीं है यदि इनको समझा जाए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये अंडर वैल्यूड था। इंडस्ट्रियल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक बैठता है। जितना भीड़ सभी कंपनियों में, सभी दुकानों पे, उतना भीड़ इनके पास भी है। अब सवाल आती है अर्निंग पर शेयर का। सवाल है, 10 रुपए के शेयर जो फेस वैल्यू है, 10 रुपए का नोट है, वो 104 रुपए की अर्निंग करते हैं। ये इनके लिए एक अच्छी बात है, जहां प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग केवल 15% बचा के रखी है। और उनमें एक बड़ी डेमेरिट की बात करती है कि भाई 15% की होल्डिंग वाले कंपनी जो प्रमोटर होल्ड हेल्ड करते हैं, उनकी 50% के आसपास की प्लेज कर देना बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों को, प्रमोटर्स वाले ग्रुप्स को, शायद थोड़ी सी दिक्कत दिखाती है। जहाँ पे करंट रेशियो या डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा गैप नहीं कहती है, लेकिन इनको लेकर के डैमेज कहती है। आने वाले समय में इनको लेकर काफी डैमेज हो सकता है यदि इनको नहीं बचाया गया। जहां तक पेयर्स का सवाल है इसमें, तो पेयर्स के अकॉर्डिंगली जो बाकी कंपनियां हैं उनमें इनसे ज्यादा इंटरेस्ट की बात है। चाहे वो एचडीएफसी की बात करें, आईसीआईसी की बात करें, जो कि लार्जेस्ट बैंक की कैटेगरी में आता है, और इनका नंबर भी करीब करीब छठा नंबर पे इसके अकॉर्डिंग दिखता है। क्या इस कंपनी को लेकर के पीज काफी ज्यादा है, तो पी रेशियो बस काफी नीचे है, लेकिन डेट्स को लेकर कहते हैं कि काफी ज्यादा। क्या यदि आप इसकी रिजल्ट की तरफ मूव करके देखें तो हमें कुछ कंक्लूजन की तरफ मिलेगा। उसके बाद एक गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो गोल्डन रूल क्या कहता है, और जिसमें क्या हो सकता है, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के साथ निकला जा सकता है। मैं आपको कोई ट्रेडिंग या एडवाइस या आपको इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जहां तक सवाल इनकी रिजल्ट का, तो सेल्स इनका गिरावट दर्ज कर, चाहे वो पिछले पीरियड से हो या फिर क्यू और क्यू के पीरियड से हो, इन दोनों में इनका गिरावट दिखाती है। ईयरली ग्रोथ में देखा गया कंपनी 24 तक में अच्छी खासी ग्रो की बात कर रही है, लेकिन बाकी सभी इस एस्पेक्टों को लेकर के, लेकिन कुछ जगह पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए तो 2% के आसपास गिरावट दर्ज। यदि नंबर की बात करें कंपनी का, खुद का बात करें और कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें, दोनों के नंबरों में हम देख पाएंगे करीब नियर अबाउट द सेम ही के आसपास थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर रही है। ओवरऑल डेटा कहती है कि कंपनी का जो सेल्स था वो लगातार बढ़ी है, सेल्स बढ़ी, लेकिन इनके लिए एक डिमेरिट की बात पता है क्या हुआ, अभी तक में इस तरह की चिंता की बात नहीं दिखा।
जो 2021 में दिखा था कोविड के जस्ट नेक्स्ट सिचुएशन में, जो 2021 में कोविड के सिचुएशन में देखने को मिला था, वैसा ही सिचुएशन इनका बाद में देखने को अभी मिल रहा है, जो कि 412 करोड़ की फाइनेंशियल नॉस लॉस में चल रही है। इसके अलावा कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट था वो 1300 करोड़ अभी भी बरकरार है, और जो कि पहले के प्रॉफिटेबिलिटी से काफी कम हो गया है। इसको लेकर के क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली और लास्ट 12 महीने के डेटा के बारे में कहती है कि लगातार तो ऊंचाइयों पे जगह बनाने में कामयाबी हासिल किया है एज पर द सेल्स के बेसिस, लेकिन प्रॉफिट के बेसिस पे जो है वो कई बार टूट गई है। टूटने के पीछे क्या है, जो उनके पास फाइनेंशियल्स जो मार्जिन था उसमें गिरावट दर्ज कर ली थी। कई बार 7%, 3% की लगातार कई बार नुकसान हुई था, कई बार बढ़ती है तो फिर कंपेरिजन टू द कई बार करते हैं तो वो दिखती है कि अच्छा यहाँ पे तो उन्होंने टॉप पे जगह नहीं बनाई, मतलब परफॉर्मेंस लगातार बेटर नहीं कर रही है। ये दिखा। बैलेंस शीट की फिगर को देखें तो कंपनी के पास जो कर्ज और बाकी सारी चीजें हैं उतना इनके पास फिक्स एसेट्स की पार्ट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन कहाँ पे पैसा है, निवेश अच्छे खासे लिस्ट में देखने को मिला है, और बाकी पैसे इन्होंने भी लोन दिया होगा। इसमें करीब टोटल 5,514 के आसपास दिखती है। इसमें ये देखा गया कि इनके पास ये पोजीशन जो है वो सेटअप किया जा सकता है आसानी से। अगले पड़ाव की तरफ हम देखें तो हम केवल केवल ये देख लेते हैं कि आखिर बैलेंस शीट फिगर में कुछ रिस्पेक्ट, चाहे वो क्वार्टरली रिजल्ट की बात किया जाए मतलब हाफ ईयरली डेटा को, वहां से कुछ बेटर परफॉर्मेंस करती है। इसके अकॉर्डिंग तो नियर अबाउट कोई फायदा है नहीं, जितना लायबिलिटी बढ़ाया उतना ही इन्होंने एसेट्स भी क्रिएट किया, उतना ही ईयरली ग्रोथ की भी इन्होंने अपडेट दिया। यदि निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए तो कंपनी में निवेशक करीब करीब 4.5 लाख निवेशक हैं। 4.5 लाख लोगों का इंटरेस्ट है, ये बात कहूँ तो, जिसमें से एफआई की लिस्ट करीब 34%, डीआई की लिस्ट 34% लास्ट, और आम पब्लिक के पास 14% की बात। इसमें ये देखा जाए तो वैसे तो इंडिया के जितने बड़े निवेशक होंगे सबकी सब पोजीशंस होगी, यहाँ पे एलआईसी से लेकर के एसबीआई और एसबीआई से लेकर यूटीआई जैसे कंपनी भी शामिल है, जो कि डीआई की लिस्ट में आती है। आम पब्लिक की लिस्ट में यदि देखा जाए तो इसमें कोई बड़ी हस्ती नहीं दिखती है, बड़ी सुपर इन्वेस्टर नहीं देखते हैं। केवल और केवल ये दिखता है कि यहाँ पे 4.5 लाख लोग इंटरेस्टेड थे, और लगातार लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। लोगों लगातार निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ती नजर आई है, और यहाँ पे कंपनी अलॉटमेंट भी लगातार करती है। इनके पास पैसे कुछ जरूरत तो जरूर पड़ती है, इसलिए कंपनी अपने शेयर जरूर लगातार ईएसओपी के थ्रू या बाकी कुछ सेक्टर के थ्रू लगातार बेचती रहती है। जहां तक पीपीटी सामने रखती है कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लेकर के, तो कहती है हमारा जो डिपॉजिट है वो करोड़ों की बात करती है, लेकिन कुछ परसेंटेज की बात किया जाए तो कहती है कि लॉन्स को लेकर के वाई ओ वाई पे इनका 13% ग्रोथ था, क्यू और क्यू पे करीब 3% की ग्रोथ की बात करती है। डिपॉजिट को लेकर के सेम कहती है 15% वाई ओ वाई का ग्रोथ था, 3% इनका क्यू और क्यू का ग्रोथ था। मतलब पिछले पीरियड से इन्होंने बेटर परफॉर्मेंस नहीं किया, 3% के आसपास रहा, जबकि कैसा के अंदर टर्म डिपॉजिट के अंदर 5% काफी बेटर किया है। टोटल एसेट्स के अंदर 2% की क्यू और क्यू में ग्रोथ करती नजर आई। इन्होंने ऐसा डेटा अपने सामने रखा है, जिसमें क्यू और क्यू का डेटा, वाई वाई का डेटा इन द परसेंटेज बार इन्होंने मेंशन किया जाए, बैलेंस शीट की बात करें, एसेट्स की बात किया जाए, इनको आप डिटेल से स्टडी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ एस्पेक्टों के साथ हम इसको ऐड ऑन करते हैं और इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि आखिर में गोल्डन रूल क्या कहता है, जहां पे लगातार ट्रेंडिंग कहता है गिरावट चल रही है, और उसके पीछे क्या हुआ, वजह हुआ। जहां तक सवाल है कंपनी का, तो प्राइवेट सेक्टर की बैंक रही है, और इसमें निवेशकों की बात करूं तो कंपनी डिविडेंड भी देती रही है, 16 रुपये, ₹16.5 तक के डिविडेंड भी देती रही है। हर साल देती है डिविडेंड, और डिविडेंड देती है तो एक इस तरह से मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस दिखाती है कि आप निवेशक के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट था सेल्स को लेकर के उसमें वृद्धि दर्ज करती है, प्रॉफिट में डिक्लाइन कर जाती है। स्टॉक प्राइस सीजर अब इसकी वजह से डिक्लाइन कर रही है कि मार्केट की सेंटीमेंट की वजह से डिक्लाइन कर रही है, जबकि ये इनको सपोर्ट देने के लिए तैयार बैठी है। इसको नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी की बात। पीयर्स में
हमने देखा है पहले ही एचडीएफसी, आईसीआईसी दिग्गज बैंक शामिल हैं। और इसके अलावा यदि आप इनको इन परतों को खोलें, जिन परतों में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि आखिर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात, तो यहाँ पे एक लंबी गिरावट दर्ज करती है, भले ही इनकी सेल्स बढ़ती नजर आए। यदि बीएसई बैंकर्स को देखा जाए, बीएसई फाइनेंशियल सर्विस को देखा जाए, तो उनके कंपैरिजन टू आज के टाइम में स्टॉक में लगातार कह सकते हैं कि एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी लगातार रिटर्न के मामले में निगेटिव इम्पैक्ट डालती नजर आई, इसको लेकर के निवेशकों के पोर्टफोलियोज के अंदर। इसीलिए कई बार कहते हैं ना कि फ्रिज के कुछ आइटम भी होते हैं जो खराब नहीं होते हैं, लेकिन उसको परत परत दर परत क्या करना है, पलटना पड़ता, अदरवाइज वो खाने के लायक नहीं बचता। इसीलिए यहाँ पे देखा गया कंपनी में एक लंबी गिरावट होती है, और उसमें पीछे क्या बल्क डील का हाथ था। ऐसा डेटा की बात करती है तो 25 अक्टूबर को इसमें एक बल्क डील हुआ था, लंबी बल्क डील हुआ था। उसमें हुआ क्या, एक पार्टी थी जिन्होंने अपनी बल्क डील के दौरान कहा कि हम ये बात तो करते हैं, केवल 29,000 की एक तरफ ऑर्डर लगाते हैं, और सेल का ऑर्डर उन्होंने खुद ही लगा दिया कितने का, 39 लाख से। इसीलिए तो मार्केट 84 रुपये से सीधे घट के 70 पे आ जाती है, अर्थात बाय तो करती है। अर्थात पहले उन्होंने सेल किया होगा, बाद में उन्होंने बाई का ऑर्डर भी लगा दिया होगा, या फिर उनके पास पहले से पोजीशन पड़ी होगी और उन्होंने अपनी बाई सेल करके यहाँ से निकालने की फिराक में हो गए, जिसका नाम उन्होंने देखा क्या इनके पास पुराने कुछ पोजीशन तो नहीं पड़े थे। यहाँ पे ऐसा नाम तो देखने को नज़र नहीं आई। यदि हम इसको ट्रैक भी करें तो, क्योंकि रॉड्स का नाम तो सामने आती है, और इसका नाम तो वैसे देखने को नज़र नहीं आती। हो सकता है कहीं न कहीं जुड़ा हो इससे। जबकि कंक्लूजन के बारे में कहती है कंपनी लगातार ग्रोथ तो ठीक-ठाक देती है, उसमें कोई इश्यू नहीं था। डेटर्स जो उनकी कैपिटल वर्किंग को लेकर के उसमें इम्प्रूवमेंट करती नज़र आई। कुछ इंस्पेक्टरों में क्या कहते हैं कि इनका कुछ डिमेरिट की बात करें, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल लायबिलिटी और प्रोमोटर्स प्लेस लगातार जो करके रखी, वो इनको डिमेरिट दिखा। और चार्ट में हम लोग एक गोल्डन रूल की तरफ डिस्कस करते हैं, और गोल्डन रूल हमेशा देखते हुए यदि 5 साल के रिटर्न को भी देखें तो कुछ दिया नहीं कंपनी। लेकिन कैसे नहीं दिया, ये सवाल आती है ना, कैसे नहीं दिया? जिन लोगों ने बॉटम पे लिया, पिक पिकों की रूल ही होता है जब एक बॉटम पे लेना और एक पिक पे आकर के बेचना, यही रूल अप्लाई है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, कोई ना कोई तो खरीद रहा है ना बैठ के। तो यहाँ पे गोल्डन रूल कहता है जब भी लिया उसको हम न्यूट्रल मानते हैं। जैसे नीचे जाएगा अपनी स्टॉक, तो स्टॉक मार्केट रिस्क है, नीचे जाएगा तो उसको क्या करना है, एसएल करना है। एवरेज और हेज करने से सॉल्यूशंस नहीं मिलती, वो तो आप 2-4% को बचा सकते हो। पूरे के पूरे यदि ट्रेंडिंग वेव गिरावट में है, एवरेज करने के फिराक में हो, तो शायद बचाना मुश्किल होता है। जो हकीकत बात है वो कहता हूँ, अप्लाई करके देखिए। यदि एक्सपेक्टेशन जो भी आपने प्रॉफिट दिखावटी करके रखी है, उसको यदि बुक नहीं किया तो वो भी हाथ से निकल जाते, इसलिए बुक करते रहना चाहिए। 100% नहीं, 10%, 20%, 30% करते रहना चाहिए। उसमें खास करके एक पीरियड का और एक्सपेक्टेशन का, जिसको परसेंटेज कहते हैं, उसका खास ध्यान रख करके यदि एक प्रिंसिपल बनाए जो अपने कितने रिस्क के अकॉर्डिंग हम कितने परसेंट को प्रॉफिट ले सकते हैं, उसमें एक डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि पैसा भी आपके हैं, डिसीजन भी आपके हैं, और प्रिंसिपल्स भी खुद का होगा तो बेटर रिटर्न मिल सकता है। अदरवाइज कहावत तो चलती रहती है मार्केट में, कुछ बाय की कॉल कुछ सेल की कॉल चलती रहती है, हमेशा कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेचता नजर आता है। नहीं तो सबके सब हाथ पे हाथ धर के बैठे होते सिस्टम के सामने, और बॉटम पे जब आता तब मार्केट में रस आती। ऐसा तो होता नहीं है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी के बाद बिल्कुल शामिल नहीं है, ओनली एज ए लर्निंग कंटेंट बेसिस। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।